हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज की जो ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर एक थरवई थाना क्षेत्र लगता है। वहाँ का एक गांव है लखरावा। यह बात है 15 नवंबर 2025 की सुबह। लगभग 8:30 का समय था कि गांव में बच्चे खेल रहे थे। खेतों पर चले जाते हैं क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो 4-5 बजे उठने वाले होते हैं और वो खेलने कूदने के लिए खेतों पर माता-पिता के साथ में चले जाते हैं। और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर जो कुत्ते थे वो मांस के चिथड़े को ला रहे थे। एक कुत्ते के मुँह में तो कान था और एक कुत्ते के मुँह में जो थे वो बाल जैसे लग रहे थे। बच्चे उनके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस गड्ढे में से एक हाथ दिखाई दे रहा था। और वो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, पूरे गाँव को इकट्ठा कर लेते हैं। जहाँ-जहाँ तक यह बात पहुँच रही थी, वहीं-वहीं से लोग आकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद में फिर वहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जो पुलिस को कॉल कर देता है और वहाँ पर पुलिस भी अपने टाइम से पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में जो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं, संतोष पांडे जी, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और 21 नवंबर को ये सारी जो बात थी वो अ, सभी के लिए बहुत परेशान करने वाली थी कि आखिर ये है कौन? जो वहाँ के आस-पास के सर्कल थाना क्षेत्र थे, उनमें सभी में सूचना दी जाती है कि क्या कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई गई है। तो लगभग 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, कहीं से कोई सूचना नहीं मिलती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पर अ, एक व्यक्ति पहुँचता है, वो कहता है कि मैं इसका चाचा हूँ और ये जो लड़की है ये कटरा के कॉलेज में 11वीं की छात्रा है। जो इसके पिता हैं वो मुंबई में ड्राइवर की जॉब करते हैं और मेरी भतीजी मेरे घर पर ही रहती थी क्योंकि जो उसकी चाची हैं, जो मेरी वाइफ़ है, वो हमेशा बीमार रहती है और उसी की देखभाल के लिए मैं इसको अपने घर साक्षी को लेकर आया था। तो वो कहते हैं कि मैं इसको पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं। 10 नवंबर 2025 को ये कॉलेज तो जाती है लेकिन कॉलेज से वापस नहीं आती है। और इसके बाद में फिर मैं काफ़ी ढूँढ मचाता हूँ, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता हूँ लेकिन मेरी बच्ची मुझे वहाँ पर नहीं मिलती। और उसके बाद में फिर पुलिस एक्टिव हो जाती है कि इसका फ़ोन कहाँ है? तो वो फ़ोन कहते हैं हाँ, उसके पास में एक फ़ोन है। तो वो फ़ोन पर देखते हैं तो फ़ोन पर भी ऐसा कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं मिलते हैं, जिससे कि वो पता लगा सकें कि लड़की के साथ में क्या हुआ है। 11वीं की छात्रा है, सुंदर है और लड़की सुशील है। उसके बाद में फिर जो उसका बैग होता है, वो जो बैग मिलता है उस लड़की का काफ़ी दूर मिलता है और देवरिया हाईवे पर उसका बैग मिल जाता है। बैग जब मिलता है तो बैग को खोलकर देखा जाता है तो बैग के अंदर एक शीशा था, एक कंघा था और छोटे-मोटे से मेकअप के जो सामान थे और सबसे बड़ी बात थी एक सिंदूर की डिब्बी थी, जो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। और उसके बाद में फिर वो डिब्बी वहाँ से फिर वो किताब जो थी, उसके एक पुलिस वाला बैठकर एक-एक पन्ने को पलटता है, तो उस पर एक दीपक नाम लिखा हुआ था। तो घरवालों से पूछते हैं कि क्या दीपक आपकी कोई जानकारी में है? तो घरवाले कहते हैं कि नहीं, दीपक नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे सर्कल में नहीं है। एक-एक पन्ने को पलटते जाते हैं, तो बहुत छोटी-छोटी डिजिट में फिर एक मोबाइल नंबर मिलता है। जब मोबाइल नंबर मिलता है, तो मोबाइल नंबर जब मिलता है तो वो दीपक नाम का लड़का होता है जिसका नाम था मेन हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ़ दीपक, जो कि फ़ौज में भर्ती था, जिसकी नौकरी फ़ौज में लग चुकी थी और वो सबरुई गाँव में रहता था। धीरे-धीरे करके पुलिस उसके पास तक पहुँच जाती है जबकि वो अपने मोबाइल को बंद रखता है और वहाँ पर वो पुलिस पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में वो दीपक को उठा लेती है जिसकी शादी कुछ दिन बाद ही थी। उठाने के बाद में वो कहता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो ज़्यादा देर तक तो नहीं टिक पाता क्योंकि वो भी ये जानता था कि वो मतलब ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा लड़की के पास में जब उसका मोबाइल नंबर पाया गया है। तब वो उन्हें बताता है। दीपक उससे कहता है कि एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रहा था और इंस्टाग्राम चलाते-चलाते उस लड़की की फ़ोटो मेरे सामने आती है। वो लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और मतलब फ़ॉलो मैं उसे कर लेता हूँ, फ़ॉलो बैक दे देता हूँ। इसके बाद में ही हमारी बातें शुरू हो जाती हैं
कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन तो थी नहीं कि मैं उससे शादी करता, पर ये था कि सिर्फ़ महज़ मेरे लिए वो एक टाइम पास थी। मैं उसके साथ में टाइम पास कर लिया करता था। टाइम और मुझे ये भी नहीं था कि वो मेरे को लेके इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। वो सारी बताती है कि मैं चाचा के यहाँ रहती हूँ, हम 3 बहन-भाई हैं और 1 भाई है और हम 3 बहनें हैं। इसके बाद में अ, हम बातें करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, चैटिंग भी चलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे उससे शादी ही करनी थी, लेकिन वो थी कि वो शादी की ज़िद बनाकर ही बैठती है। और इसके बाद में फिर वो बताता है कि 30 नवंबर 2025 को मेरी जो बारात थी वो सौराब जानी थी। अभी जो पीछे नवंबर गया है, 30 नवंबर में सौराब उस लड़के की बारात जानी थी। और फिर कहता है कि मैं 8 तारीख को वहाँ से आता हूँ और आने के बाद में मैं उसको बहुत ज़्यादा समझाता हूँ। मैंने कहा था नहीं 8 तारीख में वो लड़का एक फ़ोटो अपलोड कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। एक सुंदर सी लड़की की फ़ोटो अपलोड करता है, तो वो लड़की कहती है कि तुम प्यार मुझसे करते हो, बातें मुझसे करते हो, लेकिन शादी तुम किसी और से कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, शादी तो मुझे तुमसे करनी ही नहीं थी। हम तो सिर्फ़ एक महज़ फ्रेंड हैं और हमारी फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी। लड़की कहती है नहीं मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, ज़िद पकड़कर वो बैठ जाती है। वो उसे चैटिंग पर हर तरह से समझाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की नहीं मानती। इसके बाद में फिर वो आता है 10 नवंबर को छुट्टी लेकर वहाँ से आता है और लड़की को बालसन चौराहे पर बुला लेता है। वहाँ पर वो लड़का बाइक लेकर खड़ा था और लड़की कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलती है। सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपने बैग में डाल लेती है कि आज तो मैं लड़के से शादी करके ही रहूँगी। क्योंकि वो ये एक लड़की 11 साल की उम्र जो वो 11वीं में पढ़ने वाली थी, तो उसका एक अपना ही अलग जुनून था। लड़का बता रहा था कि मैंने उसको वहाँ पर जो आज़ाद पार्क है वहाँ पर हम 2 टिकट लेते हैं और लगभग 5 घंटे हम वहाँ बिताते हैं। 5 घंटे तक मैं लड़की को यही समझाता रहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम उम्र में बहुत छोटी हो और मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। तुम्हारी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है, परिवार वाले नहीं मानने के हैं, तुम मान जाओ। लेकिन लड़की थी कि वो मानने को तैयार ही नहीं थी, वो ना प्यार से मानती है, ना डाँट से मानती है और कहती है शादी करूँगी तो मैं तुमसे ही करूँगी वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बारात में पुलिस को लेकर पहुँच जाऊँगी। लड़का डर जाता है, वो भी ये सोचकर परेशान था कि मेरे माता-पिता क्या ही सोचेंगे और क्या ही कहेंगे कि खाली इंस्टाग्राम पर एज़ ए फ्रेंड मैंने इसको बनाया था। फिर बताता है कि वो भारद्वाज आश्रम में जाते हैं, वहाँ जाकर भी वो लड़की को काफ़ी समझाता है, 2 घंटे लगभग वहाँ रुकते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है, तो उसको जो अपना गाँव था वहाँ पर पहुँचना था, वहाँ से लगभग उसे पता था कि 700 मीटर की दूरी पर एक मंदिर था। तो उसने कहा ठीक है अगर तुम नहीं मान रही हो तो हम मंदिर पर चलते हैं और मंदिर जाकर मैं अपने पहले तुम्हें परिवार वालों से मिलाऊँगा और मंदिर जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। लड़की बहुत खुशी-खुशी उसके साथ चली जाती है। प्यार और विश्वास लिए हुए वो उसके साथ जाती रहती है कि अब तो मेरी शादी हो ही जाएगी और मुझे अपने परिवार से भी छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि बहुत अमीर घर से तो वो थी ही नहीं और जहाँ तक थी बात फ़ौजी की तो फ़ौजी में उसे ये था कि मेरी एटलीस्ट लाइफ सेव हो जाएगी। वो जब उसे लेकर जाता है तो वो मंदिर 700 मीटर दूरी पर बाइक को रोकता है और बाग था वहाँ पर पहले ही मंदिर से के पास में, बाग में उसे लेकर जाता है। उसी की चुन्नी से उसकी गर्दन को दबा देता है फ़ौजी। दबाने के बाद में उसकी चुन्नी से उसके पैरों को बाँध कर वहाँ पर उसे पता था कि मंदिर में कहाँ पर फावड़ा रखा हुआ है। वहाँ से फावड़ा उठाकर लाता है और लाने के बाद में बगीचे में ही उस लड़की को दफना देता है। दवा देने के बाद में वो वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसको ये था ही नहीं कि कोई दुनिया में उसे ढूँढ भी पाएगा। लेकिन अगर उस लड़की का वो बैग नहीं मिलता, उस बैग को भी वो लड़की के साथ में ही दफना देता, तो शायद पकड़ पाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाता। लेकिन जो वो बैग था किताब के अंदर जो 14 नंबर पेज पर जो नंबर लिखा हुआ था लड़के का, उस एक नंबर से ही वो पकड़ा जाता है और उस फ़ौजी की अब ना तो जॉब रहेगी, ना ही उसकी अब शादी होने वाली है। अगर कुछ था भी तो वो अपने परिवार वालों से बात करता या लड़की को उसके घर ले जाता, उसके परिवार वाले उसे खुद से समझाते। रास्ते हमारे पास बहुत निकल आते हैं लेकिन हम एट ए टाइम ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहते और उसमें ही क्राइम कर बैठते हैं। ये 2 मिनट का जो हमारा माइंड का
संतुलन बिगड़ जाता है, इसी में इंसान क्राइम कर बैठता है। तो मैं कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ़ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।